बिगिन करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ लोकेशन। मेजर ऑफ लोकेशन में आपका इसका पर्पस क्या होता है? इस चैप्टर में बेसिकली हम आपने लोकेशन का क्या होता है, आपने कोई सेंटर, आपको एक सिंगल वैल्यू से सेंटर मतलब पता चल जाता है, तो उससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं डिफरेंट डाटा सेट्स का। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कि अगर आपकी क्लास में 3 ग्रुप है ए बी सी, अगर आप ए ग्रुप का कोई मीन निकाल लेते हैं, वो उसका सेंटर होगा, लोकेशन होगी। जो है बी ग्रुप का भी कैलकुलेट कर लें, सी का भी कैलकुलेट कर लें, इस तरह से आप एक एक सिंगल वैल्यू से जो है कैलकुलेट करके उसकी लोकेशन कर लें, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो है मीन इसका क्या आ रहा है ऑन द एवरेज। इस क्लास का एवरेज ये है, इस क्लास का एवरेज ये है, और थर्ड क्लास का एवरेज ये है। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। The diagrammatic representation of a set of data can give us some impression। जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि वो आपको बस just impressions बताते हैं, आपको विजुअल जो है बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए है। लेकिन अगर आपको कंपैरिजन करना हो तो उसके लिए आपको कोई सिंगल वैल्यू चाहिए होती है जो आपको सेंटर मतलब इंडिकेट करे। तो इसलिए हम मीन, मीडियन, मोड या ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये चीज़ें जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, एवरेजेस इनको कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इसके बाद बेस्ट एवरेज क्या होती है। एवरेज की जो है प्रॉपर्टीज बता दी है। गुड एवरेज की क्या है? इट इज़ वेल डिफाइंड, इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज़ capable of mathematical fields, it is easy to calculate it, and it is based on all the values। ठीक है, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन आ गई। और आपके पास ये 5 टाइप्स हैं। अर्थमेटिक मीन हो गया, या इसको सिंपल मीन भी कहते हैं, या वेटेड मीन भी कहते हैं, मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड हो गया। नेक्स्ट आता है अर्थमेटिक मीन। क्या होता है अर्थमेटिक मीन? हमारे पास बेसिकली मीन है, इसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है, एवरेज भी कह सकते हैं, सम ऑफ द वैल्यूज, और उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे मैंने आपकी क्लास का स्टैट्स के एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, तो सबके स्टैट्स के मार्क्स लिख लूँगी, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो डिवीजन में लिख लूँगी। और जो पॉपुलेशन का म्यू है, एवरेज है, उसको आप म्यू से जो है डिनोट करते हैं, और सैम्पल वाले को एक्स बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, या वाई बार से। अब बेसिकली यूजली हम निकालते हैं सैम्पल का ही है। इसके बाद आ जाती है एग्जाम्पल। एक ये है अनग्रुप डाटा की। अगर आपके पास इस तरह से वैल्यूज हो तो उसका मीन कैसे कैलकुलेट करना होगा? आपने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है, और उसके बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन सारी वैल्यूज को ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 10 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आपका जो है ये अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद प्रोडक्टिंग द अरिथमेटिक मीन। ये आपने देख लेना कि प्रोडक्टिंग अरिथमेटिक मीन में आपने, अगर आपको मीन की वैल्यू गिवन है तो आपने उसमें से जो है ये सम ऑफ वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आपको सम ऑफ वैल्यूज गिवन है तो आपने मीन कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे रीअरेंज करके इनको जो है इसको से एरर जो है वो खत्म करके करेक्ट वैल्यूज का निकालना है आपने। ठीक है, फिर देखिए वाई बार इक्वल टू समेशन वाई ओवर एन है। अगर आपने जो अनकरेक्टेड वैल्यू को जो है रिप्लेस करना हो करेक्टेड वैल्यू से, तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पे इसका समेशन वाई यानी कि सम ऑफ वैल्यूज को यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे इन्होंने सेपरेट कर दिया। आप इसमें जो आपकी अनकरेक्टेड वैल्यू है उसको आप जो है माइनस कर देंगे, और करेक्ट वैल्यू को इसमें ऐड कर देंगे, तो आपके पास करेक्टेड वाला सम ऑफ वैल्यूज आ जाएगा। इस सम ऑफ वैल्यूज को पुट करके दोबारा से आप जो है करेक्टेड जो है मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अरिथमेटिक मीन। आपको कैलकुलेट करना हो ग्रुप डाटा का, वो तो अनग्रुप डाटा कहते हैं, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये अपने कैलकुलेट करना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। अब इसमें आपने जो कॉलम आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगा उसको आपने मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करके कॉलम बना लेना है, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपको क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपने मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या मतलब जो है लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2, इसमें करके आपने मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिए, और एक नेक्स्ट कॉलम बना लिया आपने एफ का और ये वाई का। ये एक आपका कॉलम बन जाएगा। इसका सम और इसका सम आपने पुट करके जो है अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लेना है ग्रुप डाटा का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अरिथमेटिक मीन ग्रुप डाटा का आपको अक्सर पेपर में आ जाता है। ग्रुप डाटा गिवन होता है, क्या देते हैं? कैलकुलेट मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। नेक्स्ट इस बात आते हैं प्रॉपर्टीज क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आ जाती हैं, और एमसीक्यूज भी आपके जो है पेपर में भी आई थी, तो आपने सही इस पे इसको किया हुआ नहीं है किसी ने। अलजेब्रिक सम ऑफ, आपको बेसिकली ये आपने याद रखना है, ये जो है सम ऑफ द डेविएशन। ठीक है, ये देखिए सम है, ये सम को समेशन से शो करते हैं ना, सम ऑफ द डेविएशन। डेविएशन का मतलब है कि आपने कोई चीज़ को एक दूसरे से डिफरेंस ले रहे हैं। सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, मीन से डिफरेंस ले रहे हैं ऑब्जर्वेशन का, तो वो क्या आ रहा है? 0।
सम ऑफ द डिफरेंस, सम ऑफ द डेविएशन, डेविएशन है ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है ग्रुप डेटा को भी आपने इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड प्रॉपर्टी में, आपने अगर कंबाइन मीन कैलकुलेट करना हो टू या मोर सैंपल्स का, तो फिर आपने कैसे कैलकुलेट करना होगा। आपको इंडिविजुअल मीन गिवन हो और उसके सैंपल साइज, आपने कंबाइन मीन ऐसे कैलकुलेट करना होगा, n1 इंटू वाई बार 1 प्लस n2 इंटू वाई बार 2 प्लस 1 nk इंटू वाई बार के ओवर n1 n2 so nk। इस तरह से आपने इसको लिख लिया और ये इसका कंबाइन फार्मूला होगा। ये सेपरेट में आपने ऐसे करना है कि जो आपको इंडिविजुअल जैसे ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का, ग्रुप 3 का मेन गिवन है और उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, तो आप ये ऊपर इस तरह से बना लिया आपने और नीचे भी इस तरह से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में बताई थी कि वाई बार 1 ये हो जाए, n1 ये, वाई बार 2 और n2 ये हो जाए, तो कंबाइन ये कैसे कैलकुलेट, आपने ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ था लेकिन ये काफ़ी बच्चों ने गलत किया हुआ था। ठीक है, आपने n1 को वाई बार 1 से मल्टीप्लाई करना है, n2 को वाई बार 2 से मल्टीप्लाई करना है और डिवीजन में n को रखना होता है। हमेशा डिवीजन में आपके जो है फ्रीक्वेंसी आ गई या n आता है। कुछ बच्चों ने y की वैल्यू को नीचे भी रखा हुआ था। थर्ड पे आ जाता है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज मिनिमम। ये भी जो है एमसीक्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, ये क्या, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि ये क्या होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन। अब यहाँ पे सॉल्यूशन y माइनस वाई बार स्क्वायर इज मिनिमम। पीछे हमने देखा था सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज 0 था और यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, सम हो गया, स्क्वायर हो गया और डेविएशन होगी ऑब्जर्वेशन का और फ्रॉम मीन, तो ये क्या हो जाएगा मिनिमम। नेक्स्ट आता है इसके बाद the mean is affected by change of origin, its constant is added to each observation having, अगर आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हो मीन में तो मीन उससे चेंज होगा, या अगर कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उससे चेंज होगा। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर आपकी कोई वैल्यूज़ में, सारी वैल्यूज़ में या लास्ट में जो मीन आता है उसमें आप कुछ ऐड करते हैं तो आपका मीन चेंज हो जाएगा, या हर वैल्यू में भी ऐड करते जाए तो उससे भी आपका मीन चेंज होगा सब्ट्रैक्ट करते जाए। द मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, और मीन में जो अगर आप ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन को किसी ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, उससे भी आपका जो है मीन अफेक्ट होगा। ठीक है, ये याद रखना है। मीन अफेक्ट होता है आपका अगर कोई चीज़ ऐड कर रहे हो, कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई चीज़ डिवाइड कर रहे हो, हर उस से ना आपका जो है मीन अफेक्ट होगा। नेक्स्ट, अब अगर आप जाएंगे ना वेरियस में स्टैंडर्डाइजेशन में, आप देखेंगे वो उसमें जो है ऐड करने से सब्ट्रैक्ट करने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें पड़ता है। है कैलकुलेशंस ऑफ मैथमेटिक्स मीन बाय कोडिंग एंड शॉर्टकट मेथड क्या होता है। अब आपको ये बेसिकली उन्होंने बताया ये शॉर्टकट मेथड के थ्रू करना है आपने। अगर आपका ऑब्जर्वेशन बड़ी बड़ी हो जाए तो आप उसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करेंगे, सॉल्यूशन एक्स वो बहुत मतलब बड़ा आ जाएगा, कोई एक वैल्यू भी मिस होगी दरमियान से तो आपका सारा मीन इफेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपने उनको एक जो है कोडिंग करके शॉर्टकट मेथड, इसलिए कोडिंग करके आपकी छोटी छोटी वैल्यूज बन जाएंगी और छोटी वैल्यूज का आप अरिथमेटिक में इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये यहाँ पे सॉल्यूशन डी आप एक डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, और ए का मतलब है कोई आपने जो आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लेते हैं, और डी आप कैसे करते हैं जो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन है वाई माइनस ए, हर ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन से वो आपने कोई अगर ए आमतौर पर मिडिल वैल्यू लेते हैं या आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, आपने वो दरमियान वाली वैल्यू या क्वेश्चन में गिवन हो उसके अकॉर्डिंग डी कैलकुलेट कर लिया और इससे आप जो है मीन कैलकुलेट कर लेंगे। प्रोविजनल मीन भी कहते हैं इसको। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट इसके बाद आता है, ये आपको पेपर में अक्सर आ जाता है, उस टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। वो कहेंगे आपको अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करें बाय प्रोविजनल मीन, तो फिर आपने कैसे करना होगा ये चीज़ें याद रखें। नेक्स्ट आ जाता है अनग्रुप डाटा के लिए भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। ग्रुप डाटा के लिए भी ये देखें, अगर आपको डी कैलकुलेट कर लिया आपने ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन यानी कि मिड वैल्यू से आपने जो है ये डी तो कैलकुलेट कर लिया, आप फ्रीक्वेंसी आपने मल्टीप्लाई करते जाना। फ्रीक्वेंसी आपको पता है जब गिवन होगी तो वो ज़रूर यूज़ होती है, अगर मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, स्टैंडर्डाइजेशन हो, सब में भी फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं जब गिवन होती है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया आपको एग्जांपल फाइंड अरिथमेटिक मीन फॉर द डाटा फॉर एग्जांपल 3.1 एंड 3.2 बाय शॉर्टकट मेथड। आपने शॉर्टकट मेथड से जो है अरिथमेटिक मीन जो कैलकुलेट करना है। आप ये देखिए आपको ओरिजिनल वाई ऑब्जर्वेशन दी गई है और टेकिंग 90 उन्होंने कहा है, जो मिडिल वैल्यू होती है आमतौर पर मैंने आपको बताया यूजली उसको लेते हैं। मिडिल वैल्यू को उन्होंने कह दिया कि वो आपका ए है, डी आई आपने कैलकुलेट कर लिया। फिर
आपने 3.1 एग्जाम्पल में भी कैलकुलेट किया है तो आपको वो बताएंगे। देखिए यहाँ पे भी आप कैलकुलेट करके आंसर आपका सेम आया, यहाँ पे भी 90.20 आया, वहाँ पे भी 90.20 था। तो वो आपको बता रहे हैं कि आप दोनों तरह से कैलकुलेट करें, आंसर आपका सेम ही आएगा मीन का। नेक्स्ट इसके बाद अरिथमेटिक मीन और ग्रुप डाटा। अगर आपके ग्रुप डाटा की गिवन हुई है तो आपको जस्ट एक्स वाई वैल्यूज गिवन थी ना, अनग्रुप डाटा था, उससे आपने डी कैलकुलेट करना। अगर आपके पास ग्रुप डाटा हो तो फिर उसका भी डी कैलकुलेट करना है। आपने मिड पॉइंट जो होंगे आपके मिड वैल्यूज, उनसे आपने डी आई कैलकुलेट कर लिया और इस डी आई को आपने एफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका एफ टी हो गया। और ये मैंने आपको बताया था एफ टी इस तरह से डी से कैलकुलेट करना ही है, साथ फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे और सम ऑफ फ्रिक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे। और ए तो आपको पता है ऐड करना है, शॉर्टकट मेथड है। तो इस तरह से आप ये वाला मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब आप देखेंगे ये वाला अरिथमेटिक मीन जो पीछे आप ग्रुप में काम कर चुके दोनों सेम ही हो गया। मेरिट्स और अरिथमेटिक मीन और डीमेरिट्स भी आपने देख लेने हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं। हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो बस ये आपने इनकी रीडिंग कर लेनी है। डीमेरिट्स को अच्छी तरह से देख लेना। इट इज वेरी सेंसिटिव टू एनी मार्क डिपार्चर फ्रॉम बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन एंड हेंस इज नॉट सूटेबल फॉर स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अरिथमेटिक मीन यूज नहीं करते, हम आमतौर पे मीडियन यूज करते हैं। और ये एक्सट्रीम वैल्यू से भी आपका जो है अरिथमेटिक मीन बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। और ओपन एंड क्लासेस का भी आप अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये चीज़ें दो तीन है आपके एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। मीन क्या होता है? जैसे कभी आपने मिस कंबाइन ये नहीं है। ज्योमेट्रिक मीन है। यस मिस, ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन आपका क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन इज यूजफुल मेजर सॉरी ऑफ सेंटर टेंडेंसी फॉर पॉजिटिव वैल्यूज। ये क्वेश्चन भी आपको देखिए इसमें आया हुआ था शॉर्ट क्वेश्चन में कि आपको वैल्यू गिवन थी 0 और एक नेगेटिव वैल्यू गिवन थी। तो उन्होंने कहा था इसका ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करें। कुछ बच्चों ने कैलकुलेट करके दिया हुआ था, फिर मोस्टली बच्चों ने कैलकुलेट किया हुआ है। कोई एक आधा बच्चा था जिसने उसकी जो एक्सप्लेनेशन दी है कि अगर आपके डाटा में 0 वैल्यू हो जाए या नेगेटिव वैल्यू हो जाए तो आप ज्योमेट्रिक मीन का कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये पॉजिटिव वैल्यूज का ही कैलकुलेट करता है। ज्योमेट्रिक मीन यूजफुल मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी फॉर पॉजिटिव वैल्यूज। अब ये याद रखेंगे, एक लाइन में एक वर्ड से आपको एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने। आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाता है नेगेटिव वैल्यू के साथ तो आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, आप बता सकते हो कि होते सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का है। तो काफ़ी बच्चों ने गलत किया हुआ था। इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर एवरेजिंग रेट एंड रेशो। अगर आपका डाटा रेट में हो रेशियो में हो तो फिर आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इट मे बी अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेटेड ओनली फॉर अ रेशियो डाटा स्केल। ज्योमेट्रिक मीन का ये जो है आपसे ज्योमेट्रिक मीन का डेफिनेशन भी पूछी हुई थी। तो कुछ बच्चों ने सही लिखी हुई थी, कुछ ने नहीं सही लिखी हुई थी, उसको भी देखना है। ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ पे भी उन्होंने बता दिया पॉजिटिव नंबर का आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, तो ये उसके बाद उसके उन्होंने फार्मूला बता दिया कि आपने जो सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है और उसका अंडर रूट ले लेना है उसके मुताबिक। एन अगर आपकी वैल्यूज है तो एन आ जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज अगर आपकी 2 वैल्यूज है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अगर आपकी 3 वैल्यूज है यहाँ पर 3 आ जाएगा। अगर 4 वैल्यूज है तो 4 आ जाएगा। और मतलब 4 वैल्यूज है, 4 वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई किया 1/4 कर देंगे। ठीक है, और अगर इसको आप लोग में कन्वर्ट देखिए दोनों से आंसर सेम ही आएगा। आप इसको लोग में कन्वर्ट कर लें और इस तरह से आप इसको ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लोग 1/n समेशन log of पाई, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। अच्छा, इसके बाद अगर वो कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी भी आ जाए तो फिर क्या करना होगा? फ्रीक्वेंसी वाला आ जाएगा तो फिर आपने ये वाला यूज करना होगा। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी log 1/n समेशन f log of पाई। ठीक है, यहाँ बस फ्रीक्वेंसी का जो एडिशन हो गया, बाकी सारा फॉर्मूला पीछे वाला ही है। उन्होंने कह दिया ये आपको डाटा गिवन है, अनग्रुप डाटा गिवन है, इसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करें। चाहे तो आप जो है मल्टीप्लाई करके कर लें, चाहे आप इस तरह से कर लें। हर वैल्यू का आपने लोग ले लिया। ठीक है, लोग तो पाई हो गया, फिर उस सारी वैल्यूज को ऐड कर दिया और 1/n कर दिया, मतलब इसका मीन निकालिए आपने। लोग वाली वैल्यूज का मीन कैलकुलेट करके उसका एंटी लोग ले लिया। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये वैल्यू आ गई। ये आ गया आपका जो है सम ऑफ लोग डिवाइडेड बाई n और यहाँ पे आपने उसका एंटी लोग ले लिया तो 37.76 आ गया। नेक्स्ट ये देखें, ये आपको कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन बाय यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन। या फिर उन्होंने आपको बाउंड कर दिया कि बेसिक डेफिनेशन के मुताबिक ही करना है, आपने लोग वाले फॉर्मूले से नहीं करना। तो आपने इन चारों वैल्यूज को 5 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 करेंगे और आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है ग्रुप डाटा का। ये दोनों अनग्रुप के ऊपर वाले। अब ग्रुप डाटा गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आप सबसे पहले आपका काम होता है मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिए, क्योंकि क्लासेस का आप कुछ नहीं कर सकते। क्लासेस हो क्लास बाउंड्रीज हो उसको आपका मिड पॉइंट निकालना पड़ता है।
मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया, उस मिड पॉइंट का लॉग ले लिया, उस लॉग को फिर मल्टीप्लाई कर दिया एफ से, तो यहाँ पे आपके पास लास्ट में कॉलम बन गया एफ लॉग ऑफ वाई, इसका सम ले लिया और समीशन एफ कर दिया। इस तरह से आपके पास ये साइकोमेट्रिक आ जाएगा, उसका एंटी लॉग ले लेते हैं आप। और ये आपको पता है कि एन इक्वल टू समीशन एफ होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन। नेक्स्ट आपकी एग्जांपल, अगर आपको भी मैंने बताया था क्वेश्चन में, अगर आपको कोई रेशो या फिर इस तरह से रेट हो या परसेंटेज हो तो आपने ये यूज करना होता है ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे भी देखिए, अ मैन गेट्स अ राइज ऑफ 10% इन सैलरी, सैलरी में 10% इंक्रीज हुआ है इन द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, और उसके बाद सेकंड राइज हुआ 20%, 25%, एंड ऑफ द सेकंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली, कि उसके इंक्रीमेंट हुए हैं। अब आपने इसका जो है उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आपने इसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर शायद उन्होंने बताया, द राइज इन ईच केस बीइंग कैलकुलेटेड ऑन हिज सैलरी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू व्हाट एनुअल परसेंटेज इंक्रीज। अब आपने बताना है कितने परसेंटेज एनुअली इंक्रीज हो रहा है उसकी सैलरी में। लेट्स सपोज कि उसकी इनिशियल सैलरी 100 है, 100 में 10% इंक्रीज हुआ तो वो 110 होगी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में वो 120 होगी, थर्ड ईयर में वो 25 होगी। इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और 1/3 करके आपके पास जो है वैल्यू आ गई। यानी कि आप कैसे लिख सकते हो, एनुअल इंक्रीज उसकी जो है परसेंटेज 118 है, 18.16% इंक्रीज हो रहा है उसका एनुअली। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद, आपको इस तरह से डाटा गिवन हो, डी की वैल्यू गिवन हो और फ्रीक्वेंसी, और आपने अरिथमेटिक में ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना हो तो क्या कर सकते हैं। ये आपके प्रैक्टिकल में भी आ जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले तो आपको जो डी गिवन है, इसको वाई में कन्वर्ट करना है आपने। ठीक है, वाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस 18 को इधर ले आएंगे, डी प्लस 18 कर देंगे तो आपके पास वाई रह जाएगा। आपने इस डी से वाई कैलकुलेट कर लिया, इनके मिड पॉइंट भी आ गया, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन थी। अब आप इससे कर सकते हो कि आपने अरिथमेटिक मीन के लिए एफ वाई कर लिया, और उसके लिए नेक्स्ट था, इसके लिए आपने एफ ऑफ लॉग ऑफ वाई कर लिया, और दोनों से आपके रिजल्ट आ गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के आपके पास, अगर कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना तो ऐसे करेंगे। अगर आपने कोई चीज़ दो ज्योमेट्रिक मीन की रेशो लेनी है तो ऐसे ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद मेरिट्स और डीमेरिट्स पे आपने देखे हैं। अब यहाँ पे देखिए, इट बिकम जीरो इफ एनी ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज जीरो। अगर कोई ऑब्जर्वेशन जीरो होगी, देखिए आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो वो सारी जीरो हो जाएंगी ना, और अगर कोई आपके पास नेगेटिव नंबर आ जाता है तो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। आपका ज्योमेट्रिक मीन या नेगेटिव नंबर का कैलकुलेट हो सकता है ना जीरो का। अब देखिए मैं आपको लेट्स सपोज बताती हूँ। अगर ये देखिए हमारा बाय डेफिनेशन ये फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं जीरो रख देती हूँ वाई की जगह पे, ये मेरी वैल्यू 0.5 नहीं है, जीरो है। यहाँ पे जीरो रख दिया, नेक्स्ट वैल्यू जो जो वैल्यू सारी मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। अब जीरो से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो वो जीरो बन जाएगी ना, तो फिर इसका मतलब आप इसका कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। जीरो की पावर 1/5 लेंगे तो वो क्या होगा, जीरो ही होगा। तो ये जीरो हो जाता है, ये आप कैलकुलेट जीरो का भी नहीं कर सकते और नेगेटिव वैल्यूज का भी नहीं कैलकुलेट कर सकते। नेक्स्ट आता है हार्मोनिक मीन। क्या होता है हार्मोनिक मीन, इज द पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन डीलिंग विद द एवरेज ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ रेट एंड रेशियोज। हार्मोनिक मीन, अब बेसिकली हार्मोनिक मीन आपका जहाँ पे स्पीड के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं आप हार्मोनिक मीन। परसेंटेज के लिए आप यूज़ करते हैं ज्योमेट्रिक मीन, और यहाँ पे स्पीड अगर बात हो जाए डिस्टेंस की तो हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी पूछी थी और काफ़ी मोस्टली बच्चों ने गलत लिखी हुई थी। हार्मोनिक मीन, n of the values defined are reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of the values। ठीक है, ये आपके पास इसका फार्मूला है, n डिवाइडेड बाय समेशन 1 ओवर y आप कह सकते हो। आपने पहले वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेना होता है, फिर अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल है ये बेसिकली। अगर आप देखिए अरिथमेटिक मीन क्या होता है, समेशन y ओवर समेशन y ओवर n होता है ना। अब ये देखिए, पहले आपने वो समेशन का रेसिप्रोकल ले लिया, फिर अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल है, यानी कि वो होता था समेशन y ओवर n, यहाँ पे n ओवर समेशन y 1 ओवर y, दो तरह से इसमें रेसिप्रोकल आ रहे हैं। सेट आउट देखो तो ये हो जाएगा। इसमें आपको कह दिया, अ ट्रैक्टर इज रनिंग एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर during the first 60 kilometer, at 20 kilometer per hour during the 60 kilometer, second 60 kilometer, 30 kilometer per hour during the third 60 kilometers, 40 kilometer per hour। आपका देखिए यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है, इसलिए आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि आपने हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। ड्यूरिंग द फोर्थ 60 किलोमीटर एंड 50
50 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द लास्ट, यानी कि 60 किलोमीटर में अगर आपने जो है इस प्रोसेस का कैलकुलेट करना, व्हाट वुड बी द एवरेज स्पीड, इसका एवरेज स्पीड क्या रहेगी। हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है तो इसका क्या होगा, आपने ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल ले लेना है और 1/n करके इसमें से आपने सारा कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5 टोटल वैल्यूज की, हर एक वैल्यू को आपने रेसिप्रोकल ले लिया और इसमें से आप कैलकुलेट सिंप्लीफाई करके 3.11 है आपके पास। फाइंड हार्मोनिक मीन फॉर द ग्रुप डेटा। अगर ग्रुप डेटा हो या ग्रुप डेटा का था, अगर ग्रुप डेटा हो जाए तो क्लास पॉइंट को सबसे पहले आपने मिड पॉइंट में कन्वर्ट करना है। इस मिड पॉइंट का आपने रेसिप्रोकल लेना है। इस रेसिप्रोकल को आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा और यहाँ से फिर आपका ये हार्मोनिक मीन कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे जीरो भी करना है, लेकिन आपको जो आई थिंक शॉर्ट क्वेश्चन में था उसमें नेगेटिव वैल्यू भी गिवन थी, साथ में जीरो भी था। हार्मोनिक मीन भी जीरो वैल्यू का कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे अगर आप लेट्स सपोज यहाँ पे मैं जीरो रखती हूँ मामले में, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ 1/0, फिर समथिंग ओवर जीरो आपका क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी जीरो, तो फिर इसका आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इन्फिनिटी का क्या होगा आपका हार्मोनिक मीन। It is not possible to calculate geometric mean, harmonic mean as the data involves zero, because while calculating geometric mean, the multiplication with zero makes product का given value zero. While the harmonic mean deviant may define undefined बन जाता है ये आपका harmonic mean में, और geometric mean मैंने आपको बताया था zero बना देता सारी वैल्यूज को प्रोडक्ट। इस वजह से हम harmonic mean geometric mean जो है zero का नहीं कर सकते हैं, लेकिन geometric mean तो हम नेगेटिव वैल्यूज का भी नहीं कर सकते, harmonic mean कर सकते हैं नेगेटिव वैल्यूज का, geometric mean नेगेटिव वैल्यूज का भी नहीं कर सकते हैं। आप इसके बाद आपके जो है ये प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा हार्मोनिक मीन की और मेरिट्स शूटिंग मेरिट्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ एनी ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज जीरो। ठीक है, बार बार मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आपकी चीज़ें गलत हुई हुई हैं पेपर में। नेक्स्ट आ जाता है, अगर ये आपसे जनरल रिलेशन पूछ लें, ये आपका प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग, और वाइवा में भी पूछ लेते हैं, एमसीक्यूज में भी आ जाता है, और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में भी आ जाता है कि आपने जनरल रिलेशनशिप बताना है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का। अब ये भी आपसे पूछा हुआ था, काफ़ी बच्चों ने मतलब मोस्टली बच्चों ने गलती लिखा था, एक आधे बच्चे का सही होगा, मतलब सारी क्लास में गलत था। अब ये देखिए जनरल रिलेशन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अब ये मैं आपको बताऊँ, ये देखें जैसे कि ये आपके पास क्वेश्चन है, कोई भी डाटा ले लिया, अनग्रुप हो ग्रुप हो, ये डाटा का फॉर एग्जाम्पल है, इसी डाटा का आप हार्मोनिक मीन तो यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है ना, आप इसी डाटा का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करें, आप इसी डाटा का ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करें, तो आप देखेंगे इसमें ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये रिलेशन आएगा। कोई भी क्वेश्चन ले लें आप, उसमें तीनों चीज़ें कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ये रिलेशन आपका जो है बेसिकली आएगा। और ये तीनों इक्वल कब होते हैं, अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम हो जाए फिर ये तीनों सेम होंगे, अदरवाइज ये हमेशा ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा ग्रेटर देन। एक आधे बच्चे ने ये भी लिखा होता है लेस देन के साथ बता दिया, मतलब आप यकीन करें सारी क्लास का ही गलत है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको पहले भी मार्क कराती थी और अब भी बता दूँ कि ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है हर लिहाज से। ये शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, प्रैक्टिकल, हर तरीके से आपको आ सकता है। तो आपने ये रिलेशनशिप भी याद रखना है और इस क्वेश्चन को करना है। अगर आपको आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन तो आपने कैसे करना है, उसी क्वेश्चन का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तीनों कैलकुलेट करके आपने बता देना इन जनरल के ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ये होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट मीटर मिस का बस रिवीजन में भी बस